हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारा काफ़ी दिन बाद केवीएस का सेशन जो है वो आया है, तो आप लोगों के लिए आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जो ये पीछे थंबनेल लगा हुआ है, जो ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, प्रैक्टिस व्हाट केवीएस एक्चुअली आस्क्ड टेस्ट 1। और इसमें मैं आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ, आप दैट यू विल गेट टू नो। सबसे पहले हम लोग इसमें दिखाऊंगी क्या है। पहले आप लोग ऊपर देखो, जीरो फीस जीरो एक्सक्यूज ओनली सिलेक्शन सीरीज है हमारी, डे 10 है। इससे पहले मैंने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। अब आप लोगों को मुझे क्या करवाना है, लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। सीधी बात, नो बकवास। देखिए, आप सभी को ये पता है कि केवीएस जो है, जो आप पूछने जा रहा है ना, केवीएस जो मॉक आपका क्वेश्चन पेपर है, सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका रहेगा, वो आपका ये रहेगा कि इसमें टोटल क्वेश्चंस आपके 70 रहेंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे और 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 4 मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स के। तो लगभग 80 वर्ड्स के जो हैं वो क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो इसमें वो क्वेश्चंस लिए हैं क्या? क्वेश्चंस लिए हैं वो वाले जो 10 क्वेश्चंस है वो? हाँ, तो वो 10 क्वेश्चंस जो हैं वो 10 इंटू 4। तो जो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, जो आपका मल्टीपल चॉइस वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव वाला है, तो बेसिकली आपको इसमें ये समझना है, इसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव नहीं है। इसमें क्या है कि केवीएस एनवीएस में एक ही एग्जाम है इसमें, और अब मैं इसको इस तरीके से ले रही हूँ कि आप लोगों को बहुत आराम से जो है आप प्रिपेयर भी कर लें और आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि आपके 60 क्वेश्चंस जो हैं, 60 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एमसीक्यूज हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60, यानी कि 60 नंबर के। ठीक है जी। और जो आपके बचे हुए 10 हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, वो 10 इंटू 4 यानी कि आपके 40 नंबर के ये हैं। ठीक है जी। तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो इसमें नहीं होगी, इसमें होगी। अब आपको इसमें आप यानी कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो आपको इस तरीके से कवर करना है कि आप एमसीक्यूज भी कर लो और अपना उसमें गड़बड़ ना करो, और इसको जो है आप ये वाले क्वेश्चन भी लिख पाओ। अब क्वेश्चन लिख पाने के लिए आपको सबसे पहले, अभी आप फर्स्ट पेपर आपने कवर कर लिया, में नेगेटिव मार्किंग भी है, सारी चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो बेसिकली आप लोगों को इसमें जो सिलेबस है वो आप सभी को पता है, मगर फिर भी मैं एक बार फिर भी आपको बताना चाहूँगी कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस ये है इसका कि भाई इसमें आपका, मैं अब क्या करने जा रही हूँ, लेट मी टेल यू। इसमें सेक्शन ए आपका रीडिंग है, टीजीटी पीजीटी में केवल एक यूनिट में अंतर है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। सेक्शन बी में राइटिंग एबिलिटी है, लेटर्स है, रिपोर्ट राइटिंग है, एसे राइटिंग है, आर्टिकल डिबेट एंड स्पीच है। सेक्शन सी में ग्रामर एंड यूसेज है। सेक्शन डी लिटरेचर का है, जिसमें एलिजाबेथन एंड जेकोबियन ड्रामा, जिसमें विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो एट्सेट्रा है। अमेरिकन लिटरेचर है, इंडियन राइटिंग जो मैंने कराया था, वर्ल्ड लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड मूवमेंट्स। अब आप लोगों को जो मैं ये पेपर दिखा रही हूँ, ये मैंने एक जनरल पेपर बनाया है। आप लोग को लग रहा होगा अरे यार ये एमसीक्यूज तो हम भी कर लेंगे, नहीं, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम लोग एक्चुअली करेंगे क्या। ये 60 एमसीक्यूज है, नीचे अभी आपको 10 जो है वो क्वेश्चंस दिखेंगे जो डिस्क्रिप्टिव वाले हैं। अब मैंने जिस तरीके का स्टूडेंट्स का रुझान और ये देखा है, 10 अभी क्या है, जनरल हर यूनिट से क्वेश्चन ले लिए हैं। लेकिन अब मैंने ये सोचा है, और आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये चीज़ सही लगती है या नहीं। मैंने सोचा है मैं एक एक यूनिट ले लूँ। जैसे अभी मैंने जो है वो सारी यूनिट्स पे बना दिया था। डिस्क्रिप्टिव वाला अगर आएगा तो सारी यूनिट्स पे आएगा, और एक ग्रामर का भी उसमें आ सकता है। मैंने अभी सारी यूनिट्स में से क्वेश्चन ले लिए थे। अब मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं जैसे आपका एमसीक्यूज बनाऊं, तो जैसे एक एक यूनिट लेते हुए बनाऊं, यानी कि जो ए बी एंड सी है वो तो लूँ ही लूँ। ए बी और सी जो है आपका, जो ग्रामर वाला, कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग एबिलिटी, 60 एमसीक्यूज प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन जैसे यूनिट वाइज ले लूँ, जैसे ब्रिटिश लिटरेचर की यूनिट ली और उसके एमसीक्यूज और उसी के ही जो है आपके क्वेश्चंस बना दिए 10।
उसके बाद अमेरिकन ले लिया, उसके बाद इंडियन ले लिया, उसके बाद वर्ल्ड लिटरेचर ले लिया, उसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इस तरीके से आपकी यूनिट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगी वो 10 क्वेश्चंस, क्योंकि 10 क्वेश्चन इस तरीके से लेंगे कि वो पूरी यूनिट को कवर कर लेगा। और उसके साथ ही मैं आपको वो समझाऊंगी भी। तो कैसा लगा आपको मेरा आइडिया, ये बताइएगा। कैसे करेंगे, आज इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है मैंने, कैसे है ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज वाला पार्ट कर रहे हैं, और एमसीक्यू वाला पार्ट मैं आपको करवाने के बाद मेरे साथ साथ इसे सॉल्व करिए, तो आप लोगों को भी बढ़िया रहेगा, आपके लिए भी। तो हमारा पहला जो है ये एक पैसेज है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। पहले मेरे साथ पढ़िएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज गेन अनप्रेसिडेंटेड अटेंशन इन रीसेंट डेकेड्स. As industrialization accelerates and natural resources deplete, societies worldwide recognize the imperative to balance economic growth with environmental preservation. Sustainable development advocates for meeting present needs without compromising future generations' ability to meet theirs. This paradigm shift requires integrating ecological considerations into policymaking, corporate strategies, and individual choices. Renewable energy, circular economy models, and biodiversity conservation constitute पिलर्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। तो सबसे पहले जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन करने हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, इस तरीके के ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको पढ़िए। अब उसके बाद आप लोग, मैं आपको समय दे रही हूँ कि आप लोग भी इसको मेरे साथ, मैंने जितना पढ़ा आप भी पढ़ लीजिए, और मैं भी एक बार दोबारा से पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुझे इतनी दूर से थोड़ा कम दिखता है। तो चलिए अब इसके साथ क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा कि मैंने पढ़ लिया, तो आपने भी पढ़ ही लिया होगा। तो इसके साथ ही पहला क्वेश्चन है आपका, द प्राइमरी थीम। अब जैसा जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर आना है, तो क्यों ना हम लोग इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। और अभी आपको विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा कि कल की क्लास में मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ। कल मैं डिस्क्रिप्टिव वाला डिस्कस करूंगी। द प्राइमरी थीम ऑफ द पैसेज इज, क्या है प्राइमरी थीम? Economic growth strategies, balancing development with environmental conservation, industrial revolution impacts या corporate responsibility। तो इसका सही जवाब है आपका दैट इज बी, और ये है आपका दैट इज balancing development with environmental conservation. According to the passage, sustainable development emphasizes maximizing current resource exploitation, intergenerational equity, rapid industrialization या population control. According to the passage, sustainable development emphasizes, sustainable development किस चीज पर emphasize करता है? That is intergenerational equity, यानी कि अपनी भी नीड्स पूरी करो और दूसरे को भी परेशान ना करो। द आंसर इज बी। तो मेरे साथ लगाते चलिएगा। हाउ प्रिपेयर यू आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और कौन सा इनमें से नहीं है? तो हम देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। तो भाई इसमें आपका रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो है, लेकिन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन नहीं है। तो इसीलिए इसका सही जवाब है दैट इज डी, दैट इज डी। अब आगे चलते हैं, इसमें ये नहीं दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द वर्ड पैराडाइम इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स एग्जाम्पल, मॉडल, कॉन्ट्राडिक्शन या एक्सेप्शन। ये आपका दैट इज पैराडाइम का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडाइम? दैट इज मॉडल और पैटर्न। पैराडाइम का मतलब होता है मॉडल या पैटर्न, दैट इज मॉडल या पैटर्न। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। द टोन ऑफ द पैसेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज क्रिटिकल, इंफॉर्मेटिव। टोन है, आप पूरा पैसेज क्या दे रहा है हमको? हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। द पैसेज इज इंफॉर्मेटिव। तो ये हुए आपके 5 क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट है 6 to 10, ये अगेन एक पैसेज है, और पैसेज को पढ़ते हैं।
ये पोइट्री से है. पोइट्री ट्रांसेंड्स mere linguistic agreement. It embodies the distilled essence of human experience through metaphor, imagery, and rhythm. Poets communicate emotions that prose cannot capture. The Romantic movement, spearheaded by Wordsworth and Coleridge, revolutionized poetry by emphasizing emotion, nature, and individual experience over classical formalism. The manifesto in lyrical ballads championed the language of common men and explored the profound connection between humanity and the natural world. तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इस पैसेज को, तो इससे तभी से संबंधित आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कर पाएंगे. पोइट्री ट्रांसेंड्स mere linguistic arrangement. It embodies the distilled essence of human experience. तो I'm just giving you just time to go through that. अब आपको एक और चीज़ मैं बता देती हूँ. ये पेपर आपको अभी थोड़ी देर में जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा और आप इस पेपर को कर सकते हैं. और कल जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है वो आप लोग करके भी देख सकते हैं, जो इसमें 10 दिए गए, और फिर मैं उन्हें समझाऊंगी कि कैसे जो है उन्हें करना है. ठीक है, तो चलिए. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पोइट्रीज यूनिक स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स अदरेंस टू स्ट्रिक्ट फॉर्मल स्ट्रक्चर, इट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशंस. आप लोगों ने देख लिया होगा कि पोइट्री की एबिलिटी होती है. अब इन 60 क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो इन्हीं 60 क्वेश्चंस में मिलेंगे. उसमें तो और इन्हीं में ही सबसे ज़्यादा कट भी सकते हैं. वो जो 80 वर्ड्स के हैं वो आपको उसमें एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है. एंड दैट आई विल लेट यू नो कि कैसे उनको भी सॉल्व करना है. द रोमांटिक मूवमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एम्फेसिस ऑन क्लासिकल फॉर्मलिज्म, अर्बन इंडस्ट्रियल थीम्स, इमोशन, नेचर एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. सो द आंसर इज सी. Lyrical ballads advocated for complex mythological allusions, language accessible to common people, exclusive focus on aristocratic themes, and the answer is clearly that's B. And the word transcends, transcends का इसमें क्या meaning होगा? The word transcends, limits, surpasses, that is B, surpasses, यानी कि गुजर जाती है. The answer is B. Who spearheaded the romantic movement mentioned in the passage? And that is none other than Wordsworth and Coleridge. The answer is B. अब चलिए, ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चन है. 15 MCQs इस तरीके से लिए गए हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर के हैं, कुछ इसी तरीके से बना हुआ है ये. कैसे लिया है, एक मिनट मुझे देखने दीजिए. अच्छा, इस तरीके से इसको पूरा ही बांटा है, क्योंकि पूरा ही बांटा गया है. तो चलिए चलते हैं. मतलब इसमें लिख दिया कि पहले 15 क्वेश्चन ब्रिटिश लिटरेचर के हैं. तो देखिए, क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फॉस्टर्स इज बेस्ड ऑन विच लिटरेरी ट्रेडिशन? एंड दैट इज ग्रीक ट्रेजेडी, मेडिवल मोरालिटी प्लेस, और रेस्टोरेशन कॉमेडी, या विक्टोरियन रियलिज्म. तो इसमें है कि क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स इज बेस्ड ऑन विच लिटरेरी ट्रेडिशन. एक्चुअली क्या है कि बेसिकली ये जो प्ले है ये वाला, इसके बारे में आपको अगर आपने पढ़ रखा है, मैं आप ही को समय दे रही हूँ कि आप लोग ही मुझे बताएं. मैं इस पे अपना इतना उसको नहीं सोचूंगी कि आप लोग मुझे बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. देखिए, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ. अगर आप लोगों ने भी सोच लिया हो आंसर, तो द आंसर इज, देखिए सबसे पहले सुन लीजिए कि ये क्रिस्टोफर मार्लो का जो डॉक्टर फॉस्टर्स है, ये प्ले जो है इसके अंदर जो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, गुड एंजल एंड बैड एंजल देखने को मिलते हैं. पहले समझ जाइए कि क्या इस प्ले के अंदर गुड एंजल एंड बैड एंजल देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली फॉस्टर्स का इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं. इसमें 7 डेडली सिंस को पर्सोनिफाई करा गया है. इसके बाद इसमें क्लियर डिडक्टिक पर्पस दिया गया है इन्वॉल्विंग सिन एंड डैमनेशन.
इसके अंदर रेनेसांस थीम्स ऑफ ह्यूमनिज्म एंड एम्बिशन के अलावा इट्स स्ट्रक्चर एंड मॉरल फ्रेमवर्क रूटेड इन अर्लियर मोरालिटी ट्रेडिशन। तो इसीलिए इसका क्या होना चाहिए, अच्छा इसमें ना आपको दिख रहा होगा कि ये क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो इसमें मेडिवल मोरालिटी प्ले पे आधारित है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है गुड एंजल बैड एंजल दिखाया गया है, इस जो इनर कॉन्फ्लिक्ट को बताता है। ये जो है इसमें डिडेक्टिक पर्पस भी देखने को मिलता है कि भाई अगर डिडेक्टिक पर्पस है कि अगर बुरा करोगे तो क्या होगा। दो इसमें आपको रेनेसांस स्पिरिट भी देखने को मिल जाती है, लेकिन उसके साथ ही रेनेसांस स्पिरिट है, ह्यूमनिज्म है, लेकिन इट इज कंप्लीटली रूटेड इन मेडिवल मोरालिटी प्लेस, मध्यकालीन मोरालिटी प्लेस, जो कि ये बताते हैं कि जो एलिगोरिकल प्लेस हुआ करते थे और जिसमें इसमें 7 डेडली सिंस को भी पर्सोनिफाई करा गया। ये बताया गया कि अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरा करोगे तो नर्क मिलेगा, वो चीज़ है। तो इसका सही जो आंसर है दैट इज बी, मेडिवल मोरालिटी प्लेस। अब चलो आगे बढ़ते हैं। In Shakespeare's Macbeth, the famous soliloquy, if it were done when it is done, is spoken by Lady Macbeth, Macbeth, Banquo या Macduff। अगर करना ही है तो करना ही है, ये किसके द्वारा कहा गया है? और ये कहा गया है if in Shakespeare's Macbeth, the famous soliloquy, if it were done when it is done, is spoken by। जो हो गया, if it were done when it is done, is spoken by। And this is ये जो शेक्सपियर के इसमें सोलिलोक्वी है कि इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन, बेसिकली इसमें आप मकबेथ जो है शेक्सपियर का स्कॉटिश प्ले कहलाता है। और ये जो है ये वॉल्टिंग एम्बिशन को बताता है। ट्रैजिक फ्लॉ जो इसमें मकबेथ का है वॉल्टिंग एम्बिशन है। और ये जो लाइन है, ये जो फेमस सोलिलोक्वी है, ये शेक्सपियर के मकबेथ में एक्ट 1 सीन 7 में से ली गई है। और ये किसके द्वारा बोली जाती है? दैट्स बाय मकबेथ। मकबेथ के द्वारा बोली जाती है। जब करना ही है तो करना ही है। इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन, मकबेथ एक्ट 1 सीन 7। और यहाँ पर एक्ट 1 सीन 7, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, एक्ट 1 सीन 7। और ये यहाँ से है मकबेथ एंटर करता, कहता इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन इट वर वेल, इट वर डन क्विकली, इफ द असैसिनेशन कुड ट्रेमल अप द कॉन्सिक्वेंस। तो ये मकबेथ में जो फेमस लाइन है ये मकबेथ के द्वारा ही बोली जाती है। एक्ट 1 सीन 7। Which Shakespearean play features the character of Cordelia? Othello, King Lear, Hamlet या Tempest? इसमें से कौन से इसमें कॉर्डिलिया का कैरेक्टर आपको देखने को मिलता? बहुत ही फेमस कैरेक्टर है एंड द आंसर किंग लियर, जो शेक्सपियर का प्ले है, फिलियल इनग्रेटिट्यूड पर आधारित है। और कॉर्डिलिया का जो कैरेक्टर है, यू फाइंड दैट कैरेक्टर इन किंग लियर, दैट इज किंग लियर। तो ये भी ब्रिटिश उसके ही चल रहे हैं। जॉन डन इज बेस्ट नोन एज रोमांटिक पोएट, विक्टोरियन नॉवलिस्ट, मेटाफिजिकल पोएट या ऑगस्टन। देखिए जॉन डन जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं ही इज अ मेटाफिजिकल पोएट। और ये जाने अपने बेसिकली ये अपने फार फैचेड इमेजेस या कंसीट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। इन्होंने होली सोनेट्स लिखे हैं और ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे। ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट। अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये इसी तरीके के क्वेश्चंस हो सकता है आपसे पूछे जाएं, लाइक जो ज़्यादा एक्सप्रेशन दिखाने वाले क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके जो डिस्क्रिप्टिव वाले हैं। रेप ऑफ द लॉक ये जो है नियो क्लासिकल एज में लिखा गया। और ये जो वर्क है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये ना मैं एक एक करके इन यूनिट्स को लूँगी तो उसमें मैं आपको इसके सारे फीचर्स और सारी चीज़ बताऊंगी, दैट आई विल लेट यू नो कि किस तरीके से इन्हें करना। और विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो यू विल गेट टू नो कि कैसे क्वेश्चंस इस यूनिट के बारे में। Alexander Pope का The Rape of the Lock is an example of, Rape of the Lock is an example of mock epic। mock epic क्या होता है? जिसमें पूरे epic conventions होते हैं, यानी कि जिसमें पूरी तरीके से epic की तरह जो है बात करी जाती है।
एपिक की तरह इन्वोकेशन होता है, मगर जो सब्जेक्ट होता है दैट इज़ वेरी ट्रिवियल। सब्जेक्ट कैसा होता है? बहुत ही ट्रिवियल सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो उसका प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ग्रैंड होता है। I wandered lonely as a cloud is a line of a poem by। देखो wandered lonely as a cloud, इसमें आपको सबसे पहले एक सिमिली देखने को मिल रही है। ये रोमांटिक पोएट थे विलियम वर्ड्सवर्थ, और उनके द्वारा कंपोज करी गई पोएम है डेफोडिल्स। विच नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस फीचर्स द कैरेक्टर पिप। देखिए चार्ल्स डिकेंस जो है एक्चुअली ये जो है विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं, विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं, और इन्होंने अपनी एज को पोर्ट्रे करा है। इनके जो कैरेक्टर्स होते थे वो बिल्कुल फ्लैट कैरेक्टर्स हुआ करते थे, और ये फ्लैट कैरेक्टर्स को जो बताते थे, फ्लैट कैरेक्टर्स का, क्योंकि ये इनकी जो नॉवेल्स हुआ करती थी ना वो बहुत लंबी चलती थी, सीरियली चला करती थी। और इनका जो पिकविक पेपर्स इनका पहला जो है वो नॉवल था, लेकिन ये जो कैरेक्टर है पिप, ये है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस से लिया गया है, और इसका नाम था, पूरा नाम था फिलिप पिरिप। हार्डीज नॉवल आर टिपिकली सेट इन द फिक्शनल रीजन ऑफ। हार्डी लास्ट विक्टोरियन नॉवलिस्ट कहलाते हैं, और वो जो इनके फिक्शनल रीजन अगर हम उसको माने तो वो माने मतलब उन्होंने फिक्शनल, वो हार्डी एक रीजनल नॉवलिस्ट थे। इनका जो नॉवल फिक्शनल एरिया था वो था वेसेक्स, दैट वाज वेसेक्स। वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डेलोवे। अब ये देखो ये जो है ना ये क्वेश्चन एलटी में भी इसी तरीके का आया है, और बड़े साधारण से क्वेश्चन यूपीएलटी में है। आप में से बहुत लोगों ने यूपीएलटी का पेपर भी दिया होगा। वर्जीनिया वुल्फ मिसेस डेलोवे एम्प्लॉयज विच नैरेटिव टेक्निक। तो भाई देखो उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अलावा थर्ड पर्सन जो है वो नैरेटिव भी है। और पढ़ाते पढ़ाते मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि देखो ये जो आपको बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ कि ये एक इस तरीके से आप ये करेंगे 60 एंड और उसमें 60 और 10 क्वेश्चंस का। और मैंने अभी आपको बताया शुरू में कि मैं जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक एक यूनिट लूंगी, और उस यूनिट का एमसीक्यूज और उस यूनिट के ही क्वेश्चंस जो है, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, लॉन्ग नहीं मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करूंगी। 4 वर्ड में 80 वर्ड्स, 4 मार्क्स में 80 वर्ड्स के ही क्वेश्चंस जो है आएंगे। तो उससे आपको, और उसके साथ जो भी यूनिट लूंगी उसके बारे में पूरा आपको बताऊंगी। ये चीज़ आपको, एक और मैं चीज़ आपको बता रही हूँ, ये पेपर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, आप सॉल्व करके बैठिए, आंसर्स आपको इस पे मिलेंगे। आज तो पढ़ाने के बाद दिया गया है, वैसे पहले आपको पेपर दिया जाएगा, उसके बाद आप इसके आंसर्स हमारे साथ मैच कर सकते हैं, और फिर आपके बाद उसके जो मॉडल आंसर्स हैं कैसे लिखने हैं, क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्या गलती स्टूडेंट्स करते हैं, दैट आई विल लेट यू नो। और मैं आप लोगों से फिर एक बात ये कहूँगी कि देखो वैसे तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन होता क्या है कि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि मैं पूरी मेहनत करके बहुत जान लगा के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, मगर मुझे इतनी वो मिलती नहीं है कि मतलब मैं अगर उतनी मेहनत कर रही हूँ तो उतने व्यूज़ आ रहे हैं, उतना वो हो रहा है। इससे ज़्यादा तो इस चीज़ पे हो जाता है कि अब क्योंकि अब मैंने एक ये नई चीज़ ढूंढी है कि भाई जो केवीएस पूछे, जैसे क्वेश्चन पेपर आने वाले हो स्टूडेंट्स को वो चीज़ कराओ, रेडी टू ईट वाली चीज़ उनको दो, तो वो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर टू कि मैं आपको कहूँ कि अब इस पे लिखो, अब इस पे करो। आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, बस आपको उसको अपने शब्दों में ढालना है। और ये वही सोच सकता है जो एक टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। और आपको भी ये पता होगा ना, आजकल पढ़ाते पढ़ाते ना हर टीचर को अपने, मुझे लगता है ये भी एक ट्रेंड है कि हर टीचर को अपने बारे में बताना पड़ता है कि भाई हम कौन हैं, क्या हैं, क्योंकि नहीं तो लोग वो हल्के में ले लेते हैं, नहीं ले लेते हैं ना हल्के में जैसे लोग। तो ट्रेंड है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी पढ़ाते पढ़ाते बीच में बता दूँ, तो पहले इसको बताने के बाद टू बी और नॉट टू बी एज अ फेमस सोलिलकी फ्रॉम। देखो अभी ये क्वेश्चंस का लेवल भी ना सिंपल ही है। एक महानुभाव आए थे उससे पहले एलटी में कह रहे थे इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आए, वहाँ पे तो बिल्कुल ही ऐसे ही आ गए थे कि है ना बिल्कुल ही सिंपल। तो देखो इसमें भी क्या है कि सिंपल और इसी तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, सिंपल टू मॉडरेट। जो 10 क्वेश्चंस है ना वो आपको, और नेगेटिव मार्किंग है वो आप लोगों को बिल्कुल वहाँ पर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए।
तो टू बी और नॉट टू बी इज अ फेमस सॉलिलकी फ्रॉम हैमलेट। सॉलिलकी का मतलब होता है, देखो एक होता है सॉलिलकी और एक होता है असाइड। सॉलिलकी का मतलब होता है सोलो डायलॉग, जब एक कैरेक्टर अपने मन के विचार जो है वो बताता है, जस्ट टू नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। और किसको बताना होता है? ऑडियंस को बताना होता है, कि जिससे ऑडियंस जो है वो उसको फर्दर जो है वो चीज़ें पता चल जाए। लेकिन उस समय उसके आसपास कोई और कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो असाइड होता है उसमें वो अपने मन की बात कहता है कैरेक्टर, मगर और लोग भी होते हैं, मगर वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो सुन ना रहे हो। तो ये सोलिलकी और असाइड में अंतर होता है, टू बी या नॉट टू बी, जीऊँ या मर जाऊँ। और ये जो है ये बहुत ही फेमस सोलिलकी है हैमलेट की। तो चलिए मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ डॉक्टर स्वाति शर्मा। मैं इसलिए स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोच पाती हूँ क्योंकि मैंने एमए में और बीए में दोनों में गोल्ड मेडल लिया है। अपनी यूनिवर्सिटी से मेरे को गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊँ, मेरे नाम क्या है कि डॉक्टर लगा है, पीएचडी मैंने कर रखी है नेट। तो भाई जब इसे अब उसके बाद है ना कि हमने एमए के बाद बीए कर रखा, वही हो जाता है बताना, हालांकि वो भी कर रखा है। और इसके बाद आप लोगों को गया है कि वही चीज़ कि यूपी टीजीटी एंड पीजीटी 2021 आप चाहें तो उस पर देख भी सकते हैं कि मैंने अब मेरा जो मतलब, लोग तो यूं ही लंबी लंबी फेंक देते हैं कि यूपी टीजीटी में हमने क्वालिफाई करा और यूपी पीजीटी में क्वालिफाई करा। मैं फेंकती नहीं हूँ। यूपी टीजीटी में डॉक्टर स्वाति शर्मा की 9th रैंक थी और यूपी पीजीटी में पूरे उत्तर प्रदेश में 14th रैंक थी। वो भी तब जब 25 नंबर मेरे जो हैं उसमें जुड़े नहीं थे, क्योंकि मेरी बीएड एमएड पीएचडी के नंबर उसमें नहीं जुड़ पाए थे। तो आप खुद सोच सकते हैं नहीं तो मेरी रैंक क्या होती। तो इसके अलावा और भी जैसे जो ये वाला पेपर हुआ था प्रवक्ता का, जीआईसी लेक्चरर का, डिस्क्रिप्टिव का, क्यों मेरे पे हाथ अच्छा है, प्रवक्ता का वो भी दे के छोड़ दिया क्योंकि ज्वाइन नहीं करना था मुझे। तो इसीलिए अब आप ये सोच सकते हैं, लोग टीचर के बारे में पता होना स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो स्टूडेंट सोचते हैं कि आजकल तो यूट्यूब पे हर कोई पढ़ाने खड़ा हो जाता है, पढ़ाती अच्छा है मगर कुछ क्वालिफिकेशन भी है या नहीं है। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है, आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ जैसे तो लोग बोलते हैं। विच प्ले बाय शेक्सपियर इज नॉट अ ट्रेजेडी। अब आपको ये समझिए ट्रेजेडी और कॉमेडी में अंतर क्या होता है। देखो जो ट्रेजेडी का एंड होता है ना वो होता है कैटेस्ट्रॉफ होता है, यानी कि कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है बहुत बड़ी मुसीबत जिसमें हीरो की मृत्यु होती है। और जो कॉमेडी होता है ना, कॉमेडी का जो अंत होता है, या जिसे कहना चाहिए कि जब सब चीज़ सुलझ जाती है तो डिनूमे होता है। तो वो होता है जब द अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट। तो ट्रेजेडी में, और ट्रेजेडी का कुछ फंक्शंस होते हैं। ट्रेजेडी में 2 फीलिंग्स होती हैं, पिटी एंड फियर। ट्रेजेडी का पर्पस होता है कैथारसिस, यानी कि द पर्गेशन ऑफ फीलिंग्स, द पर्गेशन ऑफ इमोशंस। तो इनमें से रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, द टेम्पेस्ट, ऑथलो, इनमें से टेम्पेस्ट प्योर ट्रेजेडी नहीं है। टेम्पेस्ट को रोमांस या ट्रेजी कॉमेडी भी कहा जाता है, रोमांस या ट्रेजी कॉमेडी भी कहा जाता है। जॉर्ज ऑरवेल 1984 एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ रोमांटिक लव इन विक्टोरियन सोसाइटी, टोटलिटेरियनिज्म एंड सर्विलांस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इम्पैक्ट्स या कॉलोनियल। तो देखिए जॉर्ज ऑरवेल की 1984 एक डिस्टोपियन नॉवल है। डिस्टोपियन का मतलब होता है वेयर एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट, जहाँ सब कुछ बुरा है। और ये बताता है टोटलिटेरियनिज्म एंड सर्विलेंस कि हर समय आप कैमरे की नज़र में है। तो दैट इज बी, 22 का आंसर है बी। T.S. Eliot, The Wasteland is associated with which literary movement? T.S. Eliot ने वेस्टलैंड लिखी थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो 1914 से 1918 तक चला। तो उसके बाद ये डिसिल्यूजनमेंट को बताती है। एक महानुभाव को इससे भी बहुत दिक्कत है, ठीक है। डिसिल्यूजनमेंट बताती हुई ये पोयम है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का।
और ये एक फ्रेगमेंटेड जो है सेल्फ को दिखाती है। तो वेस्टलैंड इज ये कौन से मूवमेंट से? मॉडर्निज्म। और मॉडर्निज्म की पहचान क्या है? फ्रेगमेंटेशन। यानी कि यहाँ लोग जब खुद टूटे हुए हैं तो वही टूटी हुई थीम्स वो अपने वर्क्स में दिखाते हैं। Shakespeare's sonnets are primarily dedicated to Queen Elizabeth, an unknown Mr. W.H., his wife Anne Hathaway, और किंग जेम्स फर्स्ट। तो शेक्सपियर के सॉनेट्स जो हैं वो एन अननोन मिस्टर डब्ल्यू.एच. को समर्पित हैं। विच वर्क एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ सेक्सुअल जेलसी प्रोमिनेंटली। इनमें से कौन सा जो वर्क है वो सेक्सुअल जेलसी को दिखाता है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, ऑथलो या मच अडो अबाउट नथिंग। देखिए सेक्सुअल जेलसी ये है, दैट्स ऑथलो। इसे डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो एक हीरो है, हीरो का एक ट्रैजिक फ्लॉ होता है। ये तो खैर उसमें है हमर्शिया। वैसे हमर्शिया का जो मीनिंग होता है वो एरर इन जजमेंट होता है या मिसिंग द मार्क होता है। शेक्सपियर ने उसे ट्रैजिक फ्लॉ बता दिया कि एक हीरो जो है एक टेक्निकली फ्लॉड होता है और उसके अंदर कोई और कमी नहीं होती। तो सेक्सुअल जेलसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी ऑथलो में। दैट इज जो सेक्सुअल जेलसी है और इसी में ही होगी मेरे ख्याल से। और तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस टेम्प एक और भी है, दैट इज मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी है, उसकी भी यही थीम मानी जाती है। और लेकिन अभी इनमें से ये है। अमेरिकन लिटरेचर पे आते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिसीव्ड, तो हम थे Robert Frost received the Pulitzer Prize for which poetry collection? A Boy's Will, North of Boston, माउंटेन इंटरवल या विटनेस ट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलिट्जर प्राइज कौन सी पोइट्री कलेक्शन के लिए मिला है? उन्हें तो वैसे पुलिट्जर प्राइज कई बार मिला है, लेकिन अब इसमें जो है अगर आप बताना चाहें, और मैं इसके अलावा आपको और भी चीज़ें बताना चाहूँगी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। 2 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो, उन्हें 4 बार पुलिट्जर प्राइज मिला। ही गॉट पुलिट्जर प्राइज 4 टाइम्स। पुलिट्जर ने पूछा, पहली बार मिला, पहला जो मिला वो मिला उनको 1924 में न्यू हैम्पशायर कलेक्शन के लिए, न्यू हैम्पशायर। दूसरी बार मिला 1931 में कलेक्टेड पोएम्स के लिए। 1937 में मिला उन्हें फर्दर रेंज के लिए और 1943 में मिला अ विटनेस ट्री के लिए। उन्हें बहुत सारी डिग्रीज जो हैं वो मिली और 1894 में ही सोल्ड हिज फर्स्ट पोएम माय बटरफ्लाई, और जो 15 पाउंड्स के लिए उन्होंने बेच दी थी अपनी। एलिनोर वाइट से उन्होंने शादी करी थी और उनका जो फर्स्ट जो पोइट्री था दैट वाज अ बॉयज़ विल। पहला जो पोइटिक कलेक्शन है दैट इज बॉयज़ विल, और वो न्यू इंग्लैंड के पोएट कहलाते हैं। न्यू इंग्लैंड इज इन अमेरिका। तो इनको इसमें जो है पुलिट्जर प्राइज, ही गॉट पुलिट्जर प्राइज 4 टाइम्स और विटनेस ट्री के लिए मिला है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस पोएम है। ये कौन सी पोएम है? दिस पोएम इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। बेहद सुंदर सी पोएम है और ये 1922 में, दिस पोएम वाज कंपोज्ड इन 1922। 1922 की ये पोएम है और इतनी सुंदर पोएम है कि इस पोएम की न्यू हैम्पशायर कलेक्शन में से ली गई है। दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम न्यू हैम्पशायर कलेक्शन। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. So there are 4 stanzas in this poem, 16 lines,
और क्वाट्रेन्स हैं इसके अंदर। अर्नेस्ट हेमिंगवे वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, हेमिंगवे को नोबेल प्राइज मिला था। ये भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पढ़ लेने चाहिए। हेमिंगवे वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, एंड दैट इज 1954. Hemingway won the Nobel Prize for Literature in 1954. And let me check as well. कौन से वर्क के लिए मिला था? आई होप आप लोगों को पता है कि उनको कौन से वर्क के लिए मिला था, एंड दैट इज ओल्ड मैन एंड द सी। फिर भी मैं ना सोच रही हूँ ना, आज कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों को बताती चलूँ, फिर भूल जाते हैं नहीं तो ये रहा मेरा, एंड दैट इज जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और ये है, देखो इनको दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1954, और 53 में 1953 में ही गॉट पुलिट्जर प्राइज़। 1954 में उन्हें मिला था नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, और 53 में मिला था उन्हें पुलिट्जर। उनका जो वर्क है, एंड दैट इज ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी। और ये जो वर्क है, इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने कोड हीरो का। द सेम थिंग कैन बी आस्क्ड इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एज वेल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड हीरो, एंड दैट आई विल लेट यू नो। द प्रोटैगनिस्ट इन हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी इज रॉबर्ट जॉर्डन, जेक बार्नेस, सेंटियागो या फ्रेडरिक हेनरी। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है सेंटियागो, और ही इज कोड हीरो एज वेल। Emily Dickinson's poetry is characterized by elaborate epic narratives, compressed language, and unconventional punctuation, strict adherence to Petrarchan sonnet form या political activism। तो इसका सही जवाब है, इसे feminine writing भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ellipses का और dashes का यूज़ करती थी। तो compressed language। And the next one is Arthur Miller's Death of a Salesman centers on the American frontier experience, the tragedy of an ordinary man in capitalist society, World War II veterans, slavery, and real conflict. The answer is B, the tragedy of an ordinary man in capitalist society. And the next one is, which Hemingway work celebrated bullfighting? Bullfighting किसमें celebrate किया गया है? And that is Death in the Afternoon. That is Death in the Afternoon. अब मैं इसे फटाफट समेटूंगी, क्योंकि आज ये पेपर जो है ये आप लोगों के लिए करवाने का यही पर्पज़ है, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखा दूं, और आप लोग अभी मत करिएगा मगर क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके के हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टेप फॉर डेथ वॉज रिटन बाय, so death stopped for me, and that is Emily Dickinson। बहुत ही फेमस पोएम है, because I could not stop for death, so death stopped for me, and that is Emily Dickinson। Mark Twain is best known for modernist poetry, satirical novels about American society, and that is B, satirical novels about American society। And the American Civil War was fought during, American Civil War जिसकी के बली जो है भाई, अमेरिकन सिविल वॉर जब हुआ था और उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी अब्राहम लिंकन ने, और उसके बाद इसी की वजह से मतलब उनकी मृत्यु हुई, और फिर उनकी मृत्यु पर एक एलिजी जो लिखी गई है वॉल्ट विटमैन ने लिखी थी, ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो अमेरिकन सिविल वॉर जो लड़ा गया था, दैट वाज फॉट ड्यूरिंग, एंड दैट इज 1861 to 1865, 1861 से 1865 तक। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पे आते हैं। आर के नारायण रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर स्वामी एंड फ्रेंड्स।
आर के नारायण भारत के रीजनल नॉवलिस्ट है, उनका क्रिएट करा हुआ जो फिक्शनल टाउन है दैट इज मालगुडी। और स्वामी एंड फ्रेंड्स गाइड द इंग्लिश टीचर या मालगुडी डेज। मालगुडी डेज मतलब उन्होंने मालगुडी नाम का एक फिक्शनल टाउन जो है क्रिएट करा है। तो आर के नारायण को साहित्य अकेडमी अवार्ड का जो है किसके लिए मिला, एंड दैट इज द गाइड। यस, दैट इज द गाइड। द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी वॉज क्रिएटेड बाय, अभी बताया ही मैंने आपको, भारत के जो रीजनल राइटर हैं वो है आर के नारायण। मुल्कराज आनंद अनटचेबल प्राइमरली डील्स विद, अब मुल्कराज आनंद का जो अनटचेबल है बेसिकली वो समाज के एक मार्जिनलाइज्ड वर्ग को यानी कि स्वीपर्स को कवर करता है। और इसे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पे मैंने आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करा है, एंड दैट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनजस्टिस, दैट इज बी। Who is considered the pioneer of Indian English fiction with Rajmohan's wife? ये पहला जो है one of the earliest works में से एक है, and that is बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। That is C. अरुंधति रॉय को won the Booker Prize for, बताइए, अरुंधति रॉय won the Booker Prize for, and that is The God of Small Things. विक्रम सेठ की एक सूटेबल बॉय नाम की एक रचना है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो, और मैंने इसको प्रोवाइड भी करवाया है आप लोगों को, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इसमें दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, सूटेबल बॉय इज सेट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। The theme of tradition versus modernity is explored in works by आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई ये बताइए, देखिए इसका है दैट इज मॉडर्न ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, ये तीनों के ही वर्क्स में ट्रायो में देखने को मिलता है, एंड दैट इज डी ऑल ऑफ द अबव। अनीता देसाई जो हैं वो कि उनके वर्क्स किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? अनीता देसाई जानी जाती है साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, एंड दैट इज बी साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड women's inner lives. Rabindranath Tagore's The Home and the World explores nationalism, industrial development, religious conflicts to educational reforms, and that is nationalism and personal relationships. That is A. Amitav Ghosh is renowned for Amitav Ghosh. अमिताभ घोष किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं, एंड दैट इज हिस्टोरिकल एंड पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स। कौन सा है इनका बहुत फेमस नॉवल, बताइएगा मुझे। वर्ल्ड लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं। गैब्रियल गार्शिया मार्केज 100 Years of Solitude is an example of social realism, magical realism, naturalism या expressionism, and that is B, magical realism. That is B. Magical realism. Chinua Achebe Things Fall Apart depicts, एक्चुअली क्या है कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे सारी जो है सब चीज़ें सेट करके और ये सब कुछ वही देते हैं, तो मुझसे कह रहे हैं कि बोल दो कि अगर कल को ये क्वेश्चंस आ जाएंगे ना तो कहो कि मैं कूदती हुई यूट्यूब पे नहीं आऊँगी, मेरा कराया वो सब आया। क्योंकि ऐसा है, ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना ये कहीं ना कहीं सभी को मिल जाते हैं, और अगर ये भी ना कराए तो क्या कराया, है ना। तो बात ये है कि इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग टू योर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली दैट मस्ट बी टॉप नॉच। तो वो अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम ऑफ दिस बैच इज टू प्रोवाइड यू क्वालिटी मटेरियल विदाउट टेकिंग एनी फीस फ्रॉम यू। और क्वालिटी मटेरियल में केवल आपको हम एमसीक्यूज नहीं प्रोवाइड करेंगे, वील प्रोवाइड यू द मटेरियल एज वेल। जैसे अभी जो क्वेश्चंस आएंगे डिस्क्रिप्टिव वाले, उसमें हम आपको हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चिनुआ एशबेस थिंग्स फॉल अपार्ट डिपिक्ट्स, ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडी है, और ये एक एक्चुअली पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के साथ साथ ये एक सबॉल्टन उसको भी जो है सबॉल्टन एस्पेक्ट को भी बताता है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें, मैं ये तो नहीं कहूँगी उसमें बहुत हाई फाई चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, तो ऑब्वियसली आपको वो सारी चीज़ें फिर भी पता होनी जरूरी है, दैट आई विल लेट यू नो। तो चिनुआ एशबे का थिंग्स फॉल अपार्ट, क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल एंड कॉलोनियल कल्चर्स इन नाइजीरिया।
पैब्लो नेरुडा कहाँ के हैं? पैब्लो नेरुडा वॉज अ रिनोन्ड पोएट फ्रॉम, एंड दैट इज चिली सी। खालिद हौसनी के एक बहुत ही फेमस वर्क है द काइट रनर, इज सेट प्राइमरली इन ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये खालिद हौसनी का है एंड दैट इज अफगानिस्तान। 49 का आंसर है सी। Which author is not associated with Latin American literature? Gabriel Garcia, Pablo Neruda, Chinua Achebe या George Louis Borges? And that is Chinua Achebe, Nigerian. Chinua Achebe. द फेमिनिस्ट एसे बहुत फेमस एसे है, चलिए बताती हूँ, रूम ऑफ वंस ओन। बहुत ही फेमस एसे है रूम ऑफ वंस ओन, और ये लिखा है वर्जीनिया वुल्फ का, जिसमें उनका कहना है कि इफ अ वुमन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, इफ अ वुमन वांट्स टू बी अ राइटर, शी मस्ट हैव money in her pocket and a house or a room of her own. Only then she will be able to survive in this brutal world. Which critical movement emphasizes the instability of meaning and fragmentation? Instability of meaning and fragmentation, and that is postmodernism, where it says that a word can have so many meanings, so one should not depend over one single meaning of the word. Post-colonial criticism primarily examines. अरे पोस्ट colonialism का मतलब क्या होता है कि जब जो people of West termed themselves or thought themselves to be cultured, and they thought and they felt, and deep down in their hearts they wanted to feel that the people of the east are Orients or the other, and they are savage, childlike, and they need to be transformed. So that was their moral responsibility to get them transformed, and that is why इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर राज करा, कॉलोनीज बनाई। और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के कुछ टर्म्स हैं दैट यू मस्ट नो, जैसे हाइब्रिडिटी है, इसके अलावा मिमिक्री है, और जो पोस्ट ये अदरनेस है, और ओरिएंटलिज्म है, इसके अलावा जो और टर्म्स हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। तो इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन लिटरेचर एंड कल्चर। द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइनोक्रिटिसिज्म, गाइनो से पता चल रहा होगा कि क्या मतलब है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइनोक्रिटिसिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ, एलेन शोवाल्टर, जूडिथ बटलर या सिमोन ड्यूब्यूओ। तो इसका सही जवाब है दैट इज एलेन शोवाल्टर। गाइनोक्रिटिसिज्म, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके सब बताएंगे क्या चीज होती है। विच लिटरेरी मूवमेंट एम्फेसाइज्ड इमोशन, नेचर एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। ये सेम क्वेश्चन अभी यूपीएलटी में भी पूछा गया था, उसमें ही, कि इमोशन, नेचर एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस किस में है, एंड दैट इज रोमांटिसिज्म। द आंसर इज बी, रोमांटिसिज्म। ग्रामर एंड यूसेज के लेते हैं आइडेंटिफाई द एरर। शी डोंट लाइक गोइंग टू द मार्केट ऑन संडेज, तो बहुत आसान है। शी जो है वो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डोंट की जगह डजंट आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ बी पार्ट में एरर है। तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। द शेफ इज बेकिंग अ केक, अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय, अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय द शेफ। Correct subject verb agreement. The team are playing well. The furniture need replacement. The students have completed their assignment. The news was shocking. देखो, जो टीम जब होती है ना, जब ये कलेक्टिव नाउन होता है, जब एक मत होता है, तो इसके साथ इज लगता है। द फर्नीचर एक काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फर्नीचर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, तो नीड्स आएगा। यहाँ सही है, सी है, और द न्यूज़ इज शॉकिंग। और अगर आपको इसे प्लूरल बनाना है तो पीस ऑफ करेंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट विद एरर। ही इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी का साउंड जो है वो यू है, और जो वॉल होता है वो ऊ होता है, तो इसीलिए ए आएगा, अ आएगा। एंड MCQ लास्ट है। चूज द करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड रिपोर्टेड स्पीच। आई विल हेल्प यू, शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, एंड दैट इज बी। तो अब इसके बाद आप जरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लो। 10 क्वेश्चंस इंटू 4 मार्क्स, 40 मार्क्स का है, 80 वर्ड्स में आपको लिखने हैं।
सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, हमने सारे क्वेश्चंस जो लिए हैं वो सारी यूनिट से ले लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेजिक फ्लॉ इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज विद रेफरेंस टू एनी टू कैरेक्टर्स। पहला ये है। क्वेश्चन नंबर 62 है, एनालाइज द थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स, हाउ डू हिज वर्क्स जो है क्रिटिक विक्टोरियन सोसाइटी, explain the significance of the stream of consciousness technique in modernist literature, provide example from Virginia Woolf's work. Robert Frost is often called a regional poet with universal themes, justify this statement with reference to his poetry. Examine the treatment of caste and social discrimination in Mulkraj Anand's Untouchable. How does the novel advocate for social reform? Discuss the concept of magical realism as exemplified in Gabriel Garcia Marquez's 100 Years of Solitude. Analyze the significance of the Malgudi setting in R.K. Narayan's fiction. Explain the key principles of feminist literary criticism, how it has transformed the study of literature. Discuss Hemingway's writing style, often called the iceberg theory, and examine the role of post-colonial literature. ये कितने बढ़िया क्वेश्चंस हैं, एंड आई हैव आंसर्स टू। कल मैं आपको ये जो 10 क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्वियसली 50 मिनट मुझे इसी में लग गए, तो 10 क्वेश्चन को करवाने में मुझे बहुत समय लगेगा, एक एक पॉइंट समझाना पड़ेगा, उस पॉइंट को आप इलेबरेट करिए। ये सारे क्वेश्चंस मैंने ये भी तैयार कर लिए हैं, और मैं आपको ये सारे जब आपको समझा दूंगी, इसको आंसर आपके पास पहुंच जाएंगे। आंसर पूरा ये इन्हीं के आंसर्स पहुंचेंगे, वो तो मैं करा चुकी। आंसर्स जब इनके पहुंचेंगे, मैच करिए, एलैबरेट करिए, अपने उसमें लिखिए, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी। और मुझे बताइएगा कि मेरा जो आइडिया है यूनिट वाइज करवाने का, वो आप क्या अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं तो मुझे बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।